नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं शहला निगार, मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में होने वाले नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। दुनिया को देंगे शांति और अहिंसा का संदेश, आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया राइजिंग भारत समिट को संबोधित, वेव्स प्लेटफॉर्म का किया जिक्र, कहा भारतीय आर्टिस्ट होंगे प्रोत्साहित, कंटेंट को ग्लोबल बनाने का होगा काम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने विदेश यात्रा के दूसरे पड़ाव स्लोवाकिया पहुंची। आज करेंगी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और अन्य प्रमुख राजनेताओं से मुलाकात। ब्रिटेन की यात्रा पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज ब्रिटेन के वित्त मंत्री के साथ करेंगी भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता की सह अध्यक्षता। और देश भर में लागू हुआ नया वक्फ कानून, अमल में आए नए प्रावधान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कानून के विरोध में भड़की हिंसा, 10 अप्रैल तक इंटरनेट बंद, धारा 163 लागू। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 8 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नवकार महामंत्र दिवस में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। नवकार महामंत्र दिवस आध्यात्मिक सद्भाव और नैतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये उत्सव जैन धर्म में सबसे अधिक पूजनीय और सार्वभौमिक मंत्र नवकार महामंत्र के सामूहिक जाप के माध्यम से लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है। अहिंसा, विनम्रता और आध्यात्मिक उत्थान के सिद्धांतों पर आधारित ये मंत्र प्रबुद्ध व्यक्तियों के गुणों के प्रति सम्मान व्यक्त करता है और आंतरिक परिवर्तन की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर 108 से अधिक देशों के लोग शांति और एकजुटता के लिए वैश्विक नारे में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 देशों की राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में आज स्लोवाकिया पहुंची। वो स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं। पुर्तगाल की राजकीय यात्रा खत्म करने के बाद राष्ट्रपति वियना पहुंची और आधी रात को सड़क मार्ग से स्लोवाक की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंची। स्लोवाकिया में अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगी और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात करेंगी। स्लोवाकिया के साथ भारत के मजबूत राजनीतिक संबंध हैं, साथ ही साथ मजबूत व्यापारिक जुड़ाव भी हैं। ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग से लेकर आईटी तक कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों द्वारा स्लोवाकिया में महत्वपूर्ण निवेश किया जा रहा है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से रक्षा संबंध भी हैं। वहीं इससे पहले कल पुर्तगाल के दौरे के दूसरे और अंतिम दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिस्बन में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद राष्ट्रपति राधा कृष्ण मंदिर गईं और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। साथ साथ राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा की। वे इस बात पर सहमत हुए कि व्यापार और वाणिज्य, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए काफी अवसर हैं। राष्ट्रपति ने पुर्तगाल की संसद का भी दौरा किया। इस दौरान पुर्तगाली संसद के अध्यक्ष ने राष्ट्रपति मुर्मू को संसदीय प्रक्रिया की भी जानकारी दी। दोनों नेताओं ने विभिन्न द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की।
वे इस बात पर सहमत थे कि भारत और पुर्तगाल की संसदों के बीच नियमित आदान प्रदान से दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। और आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक सप्ताह के लिए ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर हैं। आज वित्त मंत्री ब्रिटेन में आयोजित 13वें भारत ब्रिटेन आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता में भाग लेंगी, जिसकी सह अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ब्रिटेन के चांसलर द्वारा की जाएगी। ये एक अहम द्विपक्षीय मंच है जहां पर फाइनेंशियल कोलैबोरेशन, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज और टैक्स के मामलों सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाता है। इस मंच पर यूपीआई इंटरलिंक करने के मामलों पर भी वित्त मंत्री चर्चा करेंगी। इस दौरान वित्त मंत्री निवेशकों, व्यवसायियों से भी बातचीत करेंगी। इससे पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लंदन के इंडिया हाउस में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अवसर पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का विकास हमारे नीतिगत एजेंडे का आधार रहा है। 2017-18 से 2025-26 के बजट तक केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय में 4.3 गुना वृद्धि की गई है। इस महत्वपूर्ण वृद्धि से भारत के भौतिक बुनियादी ढांचे में गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। और आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद आज नीतिगत दरों का ऐलान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आज लगातार दूसरी बार ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। दरों में कटौती से आम आदमी को सीधे तौर पर सस्ते लोन की सुविधा मिलती है, ईएमआई कम होती है और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक विकास से रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई इस बैठक में 25 आधार अंकों की ही कटौती करेगा ताकि विकास को समर्थन मिले और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण बना रहे। ट्रेड वॉर के जोखिमों को देखते हुए बड़ी कटौती से परहेज किया जा सकता है। यह आरबीआई की वित्त वर्ष 2026 की पहली बैठक है। आरबीआई की एमपीसी की पिछली बैठक के बाद से काफी कुछ बदल गया है। अच्छी बात जो है वो ये है कि मुद्रास्फीति कम हुई है और आर्थिक विकास में तेजी आई है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों से शुरू हुए ट्रेड वॉर के आर्थिक प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। 7 अप्रैल को शुरू हुई बैठक के नतीजों का ऐलान सुबह 10 बजे किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नई दिल्ली में राइजिंग भारत समिट को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की यात्रा में युवाओं की अग्रणी भागीदारी का जिक्र किया। पीएम ने अपनी सरकार द्वारा 2025 के पहले 100 दिन में किए गए बड़े फैसले भी गिनाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और संस्कृति के प्रोत्साहन के लिए वेव्स प्लेटफॉर्म की सराहना की। पीएम ने कहा कि अगले माह मुंबई में इसका बहुत बड़ा आयोजन होगा। पीएम ने कहा कि इसको लेकर एक बड़ी व्यवस्था खड़ी की जा रही है। पीएम ने कहा कि ये पहल भारतीय आर्टिस्ट्स को प्रोत्साहित करेगी। देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू हो चुका है। कानून के लागू होने के बाद इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के जंगीपुर में हिंसा हुई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई पुलिस वाहनों में भी आग लगा दी। हिंसा के बाद स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में धारा 163 लागू कर दी गई है। साथ साथ इलाके में 10 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद वो क्षेत्र है जहां पर 66% मुसलमान हैं। इसीलिए यहां पर वक्फ संशोधन बिल का सबसे अधिक विरोध हो रहा है। उपद्रवियों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हैं कि हिंसा को रोकने गई पुलिस पर ही उग्र प्रदर्शनकारियों ने हमला कर उनकी गाड़ियों को तोड़ दिया और उसे आग के हवाले कर दिया। बात करें खेलों की तो आईपीएल सीजन 18 के 22वें मुकाबले में मेजबान पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 18 रनों से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 219 रन बनाए। पंजाब के लिए प्रियांश आर्या
कि 42 गेंदों पर 103 रन और शशांक सिंह के नाबाद 52 रन बनाए। खलील अहमद और रविचंद्रन अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन ही बना सकी। चेन्नई के लिए डेवोन कॉनवे ने सर्वाधिक 69 रन बनाए और लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 विकेट लिए। इसके पहले एक अन्य मैच में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 4 रन से हरा दिया। निकोलस पूरन ने 36 गेंदों में 87 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। तो इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीपाली को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।